जय हिंद डिफेंस लवर्स। आज की टॉप हेडलाइंस कुछ इस प्रकार है। भारतीय वायुसेना प्रमुख ने कंडक्ट करी MiG-29 UPG से सोलो शॉटी। 7 फरवरी को सॉफ्टवेयर ग्लिच के कारण हुआ था तेजस फाइटर के साथ इंसिडेंट। इंडियन मिलिट्री के फ्यूचर विजन के तहत 4 और नई एंटिटीज को किया जाएगा क्रिएट। यूएस मिलिट्री का दावा कि ईरान की जो एयर कैपेबिलिटी है वो दिन प्रतिदिन खत्म होती जा रही है और भारत ने अपना ली है रिएक्टिव से प्रोएक्टिव अप्रोच। आज भारतीय वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल एपी सिंह ने वेस्टर्न एयर कमांड बेस की विजिट के दौरान जहां एक तरफ इस बेस की ऑपरेशन प्रिपेयर्डनेस की समीक्षा करी, वहीं इसके अलावा MiG-29 UPG फाइटर जेट से एक सोलो शॉटी भी कंडक्ट करी थी और ये लगभग 45 मिनट्स की शॉटी थी। इसके अलावा एक अपडेट यह है कि 7 फरवरी को जो भारत के तेजस फाइटर जेट के साथ एक माइनर सा इंसिडेंट देखने को मिला था, तो उस पर ट्रिब्यून इंडिया की तरफ से रिपोर्ट जारी की गई है, जिसमें बताया गया है कि ये जो घटना हुई थी तो एयरक्राफ्ट के ऑन बोर्ड कंप्यूटर्स में आए सॉफ्टवेयर ग्लिच के कारण थी। और फिर जिसके बाद भारतीय वायुसेना के इन्वेंट्री में मौजूद सभी 35 तेजस फाइटर जेट्स की एक व्यापक जांच चल रही है और रिपोर्ट के मुताबिक सॉफ्टवेयर में जो एरर आया था उसे सही कर लिया गया है और एयरक्राफ्ट में एक नए अपग्रेडेड सॉफ्टवेयर को टेस्ट किया जा रहा है। और रिपोर्ट के मुताबिक तेजस फाइटर के सॉफ्टवेयर का जो अपग्रेड है इसे भारतीय वायुसेना और HAL ने संयुक्त रूप से पूरा किया है। और ट्रिब्यून की रिपोर्ट के मुताबिक 7 फरवरी को जो इंसिडेंट हुआ था तो उसमें एयरक्राफ्ट का कोई मैकेनिकल या मेटलर्जिकल फेलियर नहीं था, वो केवल एक सॉफ्टवेयर ग्लिच था और फिर जिसके बाद स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर के अनुसार इस इशू को डीपली एनालाइज किया गया है। सोशल मीडिया पर भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता की एक AI जनरेटेड वीडियो भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा फैलाने वाले अकाउंट्स के माध्यम से सर्कुलेट की जा रही है और इस फेक AI जनरेटेड वीडियो के माध्यम से ऐसा क्लेम किया जा रहा है कि देखिए भारत ने ईरान को वार्निंग दी है, तो इसलिए आप सभी सतर्क रहें, ये फेक वीडियोज़ हैं और इसकी पुष्टि भारतीय विदेश मंत्रालय के फैक्ट चेक टीम की तरफ से भी की गई है। और आप PIB फैक्ट चेक के साथ साथ भारतीय विदेश मंत्रालय का फैक्ट चेक ऑफिशियल हैंडल भी फॉलो कर सकते हैं सभी फेक न्यूज़ से अवेयर होने के लिए। और इसी तरह से कुछ और फर्जी अकाउंट्स के माध्यम से एक और फेक न्यूज़ फैलाई जा रही है कि दिल्ली में भारत और इजरायल की जॉइंट डिफेंस फैसिलिटी में आग लग गई है और जिससे दोनों देशों के कई सारे वर्कर्स की जान गई है। तो स्पष्ट कर दें कि ये भी पूरी तरह से फेक न्यूज़ है, इस तरह का कोई भी इंसिडेंट नहीं हुआ है। बाकी वेस्ट एशिया क्राइसिस के बीच एक महत्वपूर्ण डेवलपमेंट ये देखने को मिला है कि जैसे कि आप सभी जानते हैं कि जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है वहाँ पे तनाव बना हुआ है और वहाँ से पास होने वाली वेसल्स के लिए ईरान ने वार्निंग भी जारी कर रखी है कि वो उनके टारगेट में रहेंगे। लेकिन इसी बीच कि एक भारतीय कैप्टन द्वारा संचालित सऊदी अरब के क्रूड ऑयल को ले जा रहे लाइबेरियन फ्लैग टैंकर 2 दिन पहले स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को पार करके भारत के मुंबई पोर्ट पर पहुंच चुका है और अभी के इस तनाव की स्थिति में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से क्रूड ऑयल लेके भारत आने वाला पहला वेसल बन गया है जिसने इस वाटरवे को सुरक्षित रूप से पार किया है, जहां अमेरिका और इजरायल द्वारा ईरान पर हमले के बाद से समुद्री यातायात लगभग ठप हो गया है। बाकी कल थाईलैंड के जिस मर्चेंट वेसल पर हमला हुआ था तो ईरान के IRGC की तरफ से कंफर्म कर दिया गया कि इस हमले के पीछे वही थे और इसलिए भारत ने शिप पर किए गए हमले की निंदा करी है। और भारत इस बात की निंदा करता है कि वेस्ट एशिया में चल रहे संघर्ष में कॉमर्शियल शिपिंग को मिलिट्री अटैक्स का निशाना बनाया जा रहा है। और जबकि थाईलैंड के विदेश मंत्रालय ने ईरान के राजदूत को इस हमले के लिए समन भी किया है। जबकि एक अपडेट यह है कि कल 11 मार्च को एक US ओन्ड क्रूड ऑयल टैंकर जिसका नाम था सेफ सी विष्णु, तो इस पर भी हमला हुआ है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस हमले के लिए अंडर वाटर ड्रोन का इस्तेमाल किया गया था और ऑफिशियली कंफर्म किया गया कि इस हमले में इस वेसल पर सवार एक भारतीय क्रू मेंबर की भी जान गई है, जबकि इसमें मौजूद अन्य 15 भारतीय क्रू मेंबर्स को सेफ प्लेस पर इवैक्यूएट कराया गया है। और इस वेसल पर यह हमला हुआ था इराक के बसरा के पास। इसी बीच भारत UNSC में गल्फ नेशंस के एक प्रस्ताव को स्पॉन्सर करने वाले 135 से अधिक देशों में शामिल हो गया है और ये जो प्रस्ताव है ये ईरान द्वारा बहरीन, कुवैत, UAE, सऊदी अरब, कतर, ओमान और जॉर्डन पर किए गए हमलों की कड़ी निंदा करता है। बाकी आज की प्रेस ब्रीफिंग में भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता की तरफ से बताया गया है कि इस वेस्ट एशिया वॉर के दौरान अभी तक 2 दर्जन से अधिक भारतीय नागरिक घायल हो चुके हैं। लेकिन इस बात को भी कंफर्म किया है कि जहां तक बात है क्रूड ऑयल की सिचुएशन की, तो फिलहाल भारत के लिए अभी ये सिचुएशन कंफर्टेबल है। जबकि संसद में भारत के एनर्जी मिनिस्टर श्री हरदीप सिंह पुरी की तरफ से कंफर्म किया गया है कि LPG और गैस चैनल के ऊपर से प्रेशर को कम करने के लिए ऑल्टरनेट फ्यूल ऑप्शंस को भी एक्टिवेट किया गया है और उन्होंने कंफर्म किया कि भारत की क्रूड सप्लाईज भी सिक्योर हैं। बाकी जो कमर्शियल LPGs हैं तो उनकी ब्लैक मार्केटिंग को प्रिवेंट करने के लिए कदम उठाए गए हैं और उनका ये कहना है कि पेट्रोल, डीजल, कैरोसिन, ATF और फ्यूल ऑयल तो इनकी अभी शॉर्टेज नहीं है। बाकी इंडियन सोर्सेज के मुताबिक ईरान ने इंडियन फ्लैग शिप्स को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से पास होना अलाउ कर रखा है, जबकि ईरानियन सोर्स का कहना है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से इस तरह के किसी भी पास को फिलहाल अभी अलाउ नहीं किया गया है। यानी कि 2 अलग अलग सोर्सेज की 2 अलग अलग बातें हैं और एक्चुअल क्या है तो ये तो या तो ईरान की गवर्नमेंट या फिर भारत की गवर्नमेंट के द्वारा ही ऑफिशियली कंफर्म हो सकता है। 10 मार्च को नई दिल्ली में भारतीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने डिफेंस फोर्सेस विजन 2047 को रिलीज किया था
जो कि एक फ्यूचर रेडी इंडियन मिलिट्री के लिए रोड मैप है। और इस विजन के तहत भारत की मिलिट्री को फ्यूचर रेडी बनाने के लिए कुछ महत्वपूर्ण कदम उठाए जाएंगे, जिसके तहत 4 नई एंटिटीज़ को भी क्रिएट किया जाना है। और वो 4 नई एंटिटीज़ कौन सी हैं? पहली डिफेंस जियो स्पेशल एजेंसी, दूसरी डेटा फोर्स, तीसरी ड्रोन फोर्स और चौथी कॉग्निटिव वॉरफेयर एक्शन फोर्स। और 2047 तक का जो ये विजन है ये 3 मेन फेजेस में डिवाइड है। पहला फेज 2030 तक चलेगा, दूसरा फेज 2030 से 2040 तक और तीसरा फेज 2047 तक। और इसी ट्रांसफॉर्मेशन के हिस्से के तौर पर जो भारत का मिशन सुदर्शन चक्र है उसे 2030 से 2040 के बीच में फुली ऑपरेशनलाइज किया जाएगा। और इस पूरे विजन के तहत भारत की मिलिट्री को फ्यूचर रेडी बनाने के लिए उसके स्ट्रक्चर, उसके वेपन्स, ट्रेनिंग, प्लानिंग, इन सभी चीज़ों में किस किस तरह के जरूरी बदलाव की ज़रूरत है तो उसका भी ध्यान रखा गया है। और अब लैंड से एयर के आगे स्पेस और साइबर, तो ये डोमेन भी जुड़ चुके हैं जिनमें भारत अपने आप को तैयार कर रहा है। बाकी जैसे कि हमने आपको कहा कि 3 फेज में डिवाइड है, जिसे आप शॉर्ट टर्म, मिड टर्म और लॉन्ग टर्म भी कह सकते हैं। शॉर्ट टर्म में बेसिकली उन चीज़ों पर फोकस किया जाएगा जिनमें तुरंत ही हमको अपग्रेड की ज़रूरत है। मिड टर्म में और भी डीप स्ट्रक्चरल और ऑर्गेनाइजेशन रिफॉर्म्स देखने को मिलेंगे। और लॉन्ग टर्म में एक ट्रूली वर्ल्ड क्लास कैपेबिलिटीज़ को बिल्ड करने पर काम किया जाएगा। और सीधे सीधे कहा जाए तो तैयारी है भारत की मिलिट्री को इतना कैपेबल बनाना कि भविष्य के सभी तरह के थ्रेट्स के लिए तैयार रहे और उनको काउंटर करने में सक्षम रहे। क्योंकि अब जो थ्रेट है वो केवल लैंड से एयर तक ही सीमित नहीं है, वो स्पेस और साइबर तक बढ़ चुका है। और जो एक कॉग्निटिव वॉरफेयर एक्शन फोर्स करके नई एंटिटी क्रिएट की जा रही है, तो इसी चीज़ को विशेष रूप से ध्यान में रखकर है। बाकी जिन 4 एंटिटीज़ को क्रिएट करने की बात की गई है, क्या क्या काम करेंगी, तो उनके बारे में आपको थोड़ा सा छोटे से आसान से शब्दों में बता देते हैं। जो डिफेंस जियो स्पेशल एजेंसी है तो उसका सीधे सीधे कहा जाए तो काम होगा हमारे फोर्सेस को बताना कि कौन कहाँ पर है। और जो कि प्रिसाइज डिजिटल मैप्स और सैटेलाइट इमेजरी का इस्तेमाल करके टारगेटिंग, मिसाइल डिफेंस, बॉर्डर मैनेजमेंट, मिशन प्लानिंग, इन सभी चीज़ों में मदद करेगी। दूसरा है जो डेटा फोर्स, तो ये एक बहुत ही स्पेशलाइज फोर्स होने वाली है क्योंकि आज के इस आधुनिक युग में डेटा ही सब कुछ है। और इस एंटिटी का काम होगा सभी इंपॉर्टेंट रॉ डेटा को तेजी से यूजफुल डिसीजंस में कन्वर्ट करना। तीसरी है जो ड्रोन फोर्स, तो इसके नाम से समझ में आ रहा है कि एक डेडिकेटेड ऑर्गेनाइजेशन जो कि हमारे सभी तरह के ड्रोन्स को ऑपरेट और मैनेज करेगी। और चौथी कॉग्निटिव वॉरफेयर एक्शन फोर्स, तो हमारे एडवर्सरीज के जो कीबोर्ड वॉरियर्स हैं तो बेसिकली उनको काउंटर करने के लिए काफ़ी विशेष रूप से काम आने वाली है। इन्फॉर्मेशन वॉरफेयर, सोशल मीडिया, प्रोपेगेंडा, साइकोलॉजिकल ऑपरेशंस, नैरेटिव कंट्रोल, इन सभी को काउंटर करने का इसका काम होगा। और ये केवल इस तरह के ऑपरेशंस को डिफेंड ही नहीं करेगी बल्कि संभावित रूप से इस तरह के ऑपरेशंस को प्लान भी कर सकती है ताकि क्राइसिस और किसी कॉन्फ्लिक्ट के समय भारत का जो पॉइंट ऑफ व्यू है तो वो सही मायनों में दुनिया के सामने सही से जाए। यूएस के सेंट्रल कमांड की तरफ से क्लेम किया गया है कि ईरानियन रिजीम हर दिन अपनी एयर कैपेबिलिटी को लूज करते जा रही है क्योंकि यूएस फोर्सेस न केवल ईरान के थ्रेट्स को डिफेंड कर रही है बल्कि उनको लगातार डिसमेंटल भी करने में लगी हुई है। और इसके साथ ही ईरान के एयरक्राफ्ट को डिस्ट्रॉय करने वाली कुछ फुटेज भी यूएस सेंट्रल कमांड की तरफ से शेयर की गई हैं। लेकिन फिर भी ईरान के जो हमले हैं वो यूएस और इजरायली टारगेट्स के खिलाफ लगातार जारी हैं। और एबीसी न्यूज़ के मुताबिक एफबीआई ने तो पुलिस डिपार्टमेंट को इस बात के लिए वार्न किया है कि अमेरिकी हमलों की जवाबी कार्रवाई में जो ईरान है वो कैलिफोर्निया पर भी ड्रोन से हमला कर सकता है। और इसलिए कैलिफोर्निया में पुलिस डिपार्टमेंट्स को इस बात के लिए सतर्क किया गया है। जबकि यूएस प्रेसिडेंट का ये कहना है कि ईरान में अब अमेरिका के लिए प्रैक्टिकली कुछ भी टारगेट करने के लिए नहीं बचा है और वे जब चाहें इसको समाप्त कर सकते हैं। फॉक्स न्यूज़ की रिपोर्ट के मुताबिक प्रेसिडेंट ट्रंप का यह कहना था कि ईरान ने अपनी नेवी खो दी है, अपनी एयरफोर्स खो दी है, उनके पास कोई भी एंटी एयरक्राफ्ट ऑपरेटर्स नहीं है, कोई भी रडार नहीं है, उनकी लीडर्स जा चुके हैं और हम चाहें तो उन्हें आज दोपहर तक बल्कि 1 घंटे के अंदर भी बाहर निकाल सकते हैं और वे सच में उस देश का पुनर्निर्माण कभी नहीं कर पाएंगे। एक खास इवेंट को संबोधित करते हुए भारतीय सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी का कहना था कि अब भारत अपने रिएक्टिव अप्रोच से प्रोएक्टिव डिटरेंस पोस्चर की तरफ शिफ्ट हो रहा है। और ये बात उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर से मिले कुछ महत्वपूर्ण लेसन्स को हाईलाइट करते हुए कही थी। और उन्होंने भविष्य के कॉन्फ्लिक्ट्स में मल्टी डोमेन ऑपरेशंस, डेटा सेंट्रिक वॉरफेयर, अनमैन्ड सिस्टम्स, तो इनका एक प्रभावी तरीके से इस्तेमाल करने की आवश्यकता पर जोर दिया है। बाकी अब समय है आज के इतिहास का। आज के दिन सन 2000 में जम्मू कश्मीर में अपने अदम्य साहस और वीरता का परिचय देते हुए लांस नायक अमरनाथ, लांस नायक हरीश चंद्र सिंह और सिपाही श्यामपोल खन्ना ने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया था। और आपके लिए आज का प्रश्न है कि 1965 के वॉर में हाजीपीर पास को भारतीय सेना के किस फॉर्मेशन ने अपने कंट्रोल में लिया था। और अब समय है आज के टॉप 3 कमेंट्स का, जो ये रहे आपकी स्क्रीन पर। उम्मीद है आपको आज का एपिसोड पसंद आया होगा। पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। आपके कोई भी सुझाव या सवाल हो तो उसके लिए कमेंट सेक्शन ओपन है। और अगर आप डिफेंस रिलेटेड और भी एक्सक्लूसिव कंटेंट में दिलचस्पी रखते हैं तो आज ही प्ले स्टोर से डिफेंस स्क्वाड की सुपर ऐप को डाउनलोड करना ना भूलें।
और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो squadron.in पे जाके हमारे नए डिज़ाइंस को भी चेकआउट जरूर करें। बाकी जल्द मिलेंगे नए एपिसोड के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।